देखिए, एक अच्छी तालीम का एक ही मकसद होता है कि वो इंसान को थिंकर बना दे। और जब आपने 19 साल यूपीएससी को पढ़ाया हो तो अल्लाह के फजल से आप एक स्ट्रेटेजिक थिंकर बनते हैं। मेरी ये दुआ है कि हमारे यहाँ हर बच्चा ऐसा हो। पर आप मेरी नजरों से देखिए कि ईरान किस कदर ताकतवर बनकर इस पर्टिकुलर वार से उभर रहा है। पॉइंट नंबर 1, ईरान ने अपने ड्रोन और माइंस का इस्तेमाल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सिलेक्टिव ब्लॉकेड किया हुआ है। मतलब एक चुनिंदा नाकेबंदी, यानी अब दुनिया की हर अर्थव्यवस्था, every economy of this world is now dependent on the goodwill of Iran। और उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान अब उसी को पास होने देगा जो उसे टोल ले या उसका ऑयल खरीदे। पॉइंट नंबर 2, इससे पहले गल्फ में एक फ्रेजाइल बैलेंस ऑफ पावर था, मतलब एक तवाजुन था, लेकिन अब वहां एक हियरार्की है। आप किसी बच्चे से भी पूछते इस वार से पहले कि दुनिया के सुपर पावर्स का नाम बताओ, तो वो बताता कि भाई एक मौजूदा सुपर पावर है अमेरिका, एक उभर रहा सुपर पावर है चाइना, एक फीडिंग सुपर पावर है रशिया। लेकिन अब किसी बच्चे से पूछ कर देखिए कि मिडिल ईस्ट के सुपर पावर का नाम बताओ, तो ये जो दिलों को इंस्पायर करने के लिए पीआर पे खर्चा करना पड़ता है ना, उसने कर दिया है मिडिल ईस्ट के एक उभरते सुपर पावर का नाम ईरान है। और ये बात बहुत जल्द पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के हर जीडीपी को डिसरप्ट करने की ताकत अब ईरान के पास है। पॉइंट नंबर 3, सबसे ज्यादा वो उभरती हुई इकोनॉमीज जिनकी कसमें दुनिया खाती थी, उन इकोनॉमीज का पूरा जीडीपी अब ईरान के गुडविल पर डिपेंड करता है। एशिया की ताकतें अब जो ईरान को सुपर पावर मानेंगी या उसे टोल देंगी या उसका तेल खरीदेंगी, उन्हीं की इकोनॉमी अब सस्टेन हो पाएगी। पॉइंट नंबर 4 जो बहुत सुनने लायक है, कुवैत, कतर, बहरीन, चाहे वो कितना भी अमेरिका से हाथ मिलाएं, फोटो खिंचाएं, कहीं तो दिल की गहराई में ये बात बैठ गई है कि अब अमेरिका में वो ताकत नहीं रही जो हमें वो एक मिलिट्री आर्किटेक्चर के थ्रू हमें अब सुरक्षा दे सकता है, सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है। क्यों? कुवैत, कतर, बहरीन, अब इनके सामने एक नई हकीकत है, और वो हकीकत ये है कि या तो एक और एडिशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ले लें या जाकर ईरान से अभी हाथ मिला लें, क्योंकि वो अभी कमजोर है। बाद में जब वो न्यूक्लियर ताकत अपने आप को डिक्लेयर कर दे, उसके बाद जब आप हाथ मिलाने जाएंगे ये कमजोरी का सौदा लगेगा। तो सबसे बड़ी चीज, यूएस किसी को सुरक्षा नहीं दे सकता। इवन इजराइल के इंटरसेप्टर अगर खत्म हो जाए तो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ साउथ कोरिया से वो इंटरसेप्टर्स को उठाकर यहाँ शिफ्ट कर देगा। इस तरह की दगाबाज लोग जो हैं, या दगाबाज नेशन ने कहना ठीक नहीं है, दगाबाज मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर आप रिलाय नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 5, देखिए इतनी जोर से प्यास लगी है ना दुनिया को तेल की, इस कदर तेल की महामारी और हाहाकारी, ये 2 हिंदी के वर्ड्स हैं, कि कम से कम 7,500 बिलियन ऑयल रेवेन्यूज ईरान के खाते में लगभग अगले 1 साल या 2 साल में जाने वाली। और ईरान ने सैंक्शन से बचने का पूरी इंतजाम भी कर दिया। उसने ये उठाकर एक चाइनीज बैंक में रख दिया। 7,500 बिलियन ऑयल रेवेन्यूज उसके पास आने वाला है। और इसके बदले आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, उसकी कुछ इमारतें तोड़ सकते हैं, उसकी लीडरशिप उड़ा सकते हैं, लेकिन जो गहरी गुफाओं में उसने ड्रोन्स और मिसाइल्स छुपा रखी है, उसको आप कितना उड़ा लोगे? और याद रखिए, अगर आप 70 से 80% भी उन गुफाओं के अंदर जाकर उन छोटे छोटे खिलौने ड्रोन्स, जो मोपेड इंजन से बने हुए ड्रोन्स हैं, और उनकी मिसाइल्स खत्म कर दोगे और 30% भी ड्रोन और मिसाइल बच गई, तो ईरान इस बात से इतना खिसिया जाएगा, वो इतना गुस्सा हो जाएगा कि बचे हुए 20 या 30% ड्रोन से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हर जहाज पर हमला कर देगा। एक नई उभरती हुई सच्चाई है। वेस्ट की शिपिंग इंडस्ट्रीज को इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां तेहरान में फोन मिला रही। आप समझ जाइए क्यों? यहाँ पर जितना शिप का गुजरना मुश्किल हो रहा है, उतना उनके इंश्योरेंस का प्रीमियम प्राइस बढ़ रहा है। तो वो चाहते हैं कि यहाँ से गुजरना शिप्स का वो हैवी हो, बहुत ही मुश्किल हो, और एक टोल आता हो जिसका एक हिस्सा ईरान रखे और एक हिस्सा वो शिपिंग इंश्योरेंस रखे। पॉइंट नंबर 6, क्या दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं पे ईरान असर रख सकता है? ये उसकी नई डिस्कवरी है। क्या दुनिया के सारे किचन्स तक वो अपने दर्द को पहुंचा सकता है? क्या अब ईरान
दोबारा अगर नहीं चाहता कि उस पर कोई ऐसा हमला फिर से हो, तो क्या उसे अपनी न्यूक्लियर ताकत दोबारा पैदा करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और लड़ाई के पहले दिन एक शानदार व्यक्तित्व वाले इंसान को, एक अच्छी पर्सनालिटी वाले इंसान को आपने खत्म कर दिया। आप कभी नहीं सीखते। आपने अफगानिस्तान में भी जब टॉप लीडरशिप उड़ाई तो आपको खुद ही नहीं पता था कि अब निगोशिएशन किससे करना है। तालिबान से करना है, हक्कानी से करना है, ISIS से करना है, किससे करना है? आपने सुप्रीम लीडर खमैनी साहब को जैसे ही शहीद कर दिया, एक इंसान जिसका फतवा आज भी वैल्यू रखता था और जिसने ये फतवा दिया हुआ था कि न्यूक्लियर बॉम्ब ये इस्लाम के खिलाफ है, उसके जाने के बाद उन्हीं के बेटे साहब अभी बैठे हैं और वो इतने मॉडरेट नहीं है। वो IRGC की गोद में पले बड़े हैं और अब वो ये बात जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया का सिर्फ एक सबक है पूरी दुनिया को कि अगर बचना चाहते हो तो कहीं से भी न्यूक्लियर पावर बनाओ। आप सोचिए, जिस न्यूक्लियर परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने आप आए थे, आपने उसे जिंदगी भर के लिए कर दिया। हमें ना गहरी सोच वाला बच्चे पैदा करते होंगे। आप अपने बच्चों को 3 महीने के अपने सिलेबस पर कैसे सोचें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बचपन से कौन सी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डेवलप करें, प्लीज उस तरह पढ़ाइए और हो सके तो अलिफ्स एकेडमी में भेजिए। US ने पूरी दुनिया से ये वादा किया था कि 3 दिन में क्विक विक्ट्री लेंगे और वापस चले जाएंगे। आज लगभग 1.25 महीना होने को आया है। ईरान और स्ट्रॉन्गर और डिफायंट है। ऐसे जैसे जंगल की आग होती है वर्सेस मोमबत्ती की आग। मोमबत्ती की आग फूकने से बुझ जाती है, जो जंगल की आग होती है ना, वो आंधियों से और बढ़ती है। आप जितना मारोगे ईरान में, क्योंकि ईरान में जब ऊपर से बम बरसते हैं ना, तो वहां की मस्जिदों में ये सरमन होते हैं कि इमाम हुसैन ने हक के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। तो आप ये सोचकर बम बरसाते, ये वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि आप ये सोचकर बम बरसा रहे हैं कि बम जिस पर गिर रहा है आप उसकी हिम्मत तोड़ रहे हैं। उल्टा है, आप उसकी हिम्मत को पवित्र कर रहे हैं। ये वॉशिंगटन पोस्ट के अल्फाज, आप उसकी हिम्मत को पवित्र कर रहे हैं। फ्रांस ने जैसे ही USA के खिलाफ मोर्चा खोला, और वो जाती वजहों से खोला, क्योंकि ट्रंप ने अपने बड़बोलेपन के चलते फ्रांस की जो फर्स्ट लेडी है, जो गर्लफ्रेंड है मैक्रोन की, उनकी हंसी उड़ाए। आजकल लड़ाइयां और जंगे और जिसको कहते हैं ना अलायंसेस, आती चीजों पे तो पॉइंट नंबर 8 बहुत सुनने लायक है। फ्रांस ने, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने USA के खिलाफ खड़े होकर आवाज बुलंद की और कहा कि हमारी कंट्री पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ईरान ने उसको तोहफा दिया कि आप अपने टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकाल सकते हैं। ये पूरी दुनिया को उसने आने वाली दुनिया के बारे में एक झलक दिखलाई है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सिर्फ कमाने के लिए नहीं, सिर्फ दोबारा जो वार से रिकंस्ट्रक्शन है उसके लिए नहीं, बल्कि अब कूटनीति को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी करूंगा। इंडिया जो गए थे लड़ाई से एक दिन पहले, पॉइंट नंबर 9, अब उन्हें ईरान की तारीफ करनी पड़ रही है, तभी इंडिया के टैंकर्स आ रहे हैं, वरना हमारे पास भी तेल खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 10, ईरान 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल कंट्रोल करता है, रशिया 11% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल कंट्रोल करता है। दोनों मिलकर दुनिया में 31% ऑयल बंद कर सकते हैं। और चाइना और इंडिया की अकेले भूख इतनी है कि वो पूरा तेल पी जाए। चाइना, आप सोचिए, साउथ कोरिया, जापान, अभी तो मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं। इसका मतलब है कि ईरान और रशिया अब पूरी दुनिया में आर्थिक मार, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 जो सुनने लायक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 11, पूरी दुनिया को ईरान ने यह सिखा दिया है कि सुनो, अगर लड़ना है ना तो ताकतवर की पिच पर मत जाओ, अपनी पिच पर लाओ। सुन त्सू, द आर्ट ऑफ वार। और इस प्रोग्राम में ना ये सिलेबस की किताबें, जिसे कुछ भगवा लोगों ने तय किया है, उससे अच्छा है हमें अपने बच्चों को अभी से वो किताबें पढ़ाना चाहिए जो AI में काम आवे, जो AI के सामने हमारे बच्चों की हैसियत को कम ना होने। सुन त्सू आर्ट ऑफ वार में लिखते हैं साहब कि इट्स नॉट अबाउट बैटल, इट्स अबाउट शेपिंग द बैटल फील्ड। जंग, मैदान जंग को आकार देने में ही आपकी असली जीत है। ईरान ने एक नई चीज कर दी, उसने मैदान जंग की परिभाषा, डेफिनेशन को बदल दिया। अब ईरान की जमीन पर नहीं लड़ेंगे, अब दुनिया की हर ग्लोबल इकोनॉमी और हर किचन में ये लड़ाई लड़ेंगे। ईरान ने कहा कि मैं सोल्जर्स को नहीं मारना चाहता। पॉइंट नंबर 12, कभी कभी हम ये देखते हैं कि इजराइल और अमेरिका में कितने लोग मरे, ईरान ने उससे बड़ा कुछ किया है। उसने अर्थव्यवस्थाओं यानी इकोनॉमीज का गला घोड़ दिया है और ये देशों को कमजोर कर रहा है। ये किसी नंबर ऑफ सोल्जर्स को किल करने से बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, अब अमेरिका के पास एक ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 13,
वो आसमानों से बरसा दे वो मिसाइलें जिसके बारे में ट्रंप रोज कह रहे हैं, खंडर में तब्दील कर दे हर मस्जिद, हर घर, सभ्यता के हर धरोहर को उठाकर खंडर में कन्वर्ट कर दे। जब आप अपने बेगुनाह बच्चे की लाश खींचते हो ना मलबे के नीचे से, तो आप एक डिप्रेशन में होते हो। आप करवट लेते हो ना, तो आपको अपनी जिंदगी का कोई अर्थ महसूस नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों की, अपने परिवार की हिफाजत नहीं कर पाया। और ये एक ऐसी पीड़ा है, एक ऐसा दर्द है जो लोगों को हथियार उठाने पर मजबूर कर देता है। तालिबान के साथ यही हुआ, वियतनाम के साथ यही हुआ। मारिए ना मिसाइल। आज 1,80,000 फौजी हैं ईरान में। जिसका बेगुनाह बच्चा मरेगा ना, वो सब एक ही ऑप्शन उनके पास रह जाएगा, वो जाकर फौजों को ज्वाइन कर दें। और एक बात बताऊं, ये आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स से जो अब हम ईरान का तेल खरीदने वाले हैं ना, और आप लेबनान को मार रहे हैं ना, तो साउथ लेबनान में कम से कम जितने लोग मरे हैं और जिनके बच्चे घायल हुए और जिनके आशियाने टूटे हैं, भैया पढ़े लिखे लोगों समझ लो। पॉइंट नंबर 15, इन लोगों के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय हिजबुल्लाह को ज्वाइन कर दें। तो अगर आसमान से हिंसा बरसती है तो जमीन भी हिंसा ही उगाती है। ये गांधी जी ने कहा था, ये नेहरू ने कहा था, ये बात आपको अब समझनी चाहिए। तो सिर्फ इस ऑयल रेवेन्यू से ईरान ना सिर्फ अपने ड्रोन और मिसाइल्स और बनाने वाला है, बल्कि हूथीज को यमन में मदद करने वाला है, हिजबुल्लाह को वहां मदद करने वाला है, हमास को फिलिस्तीन में मदद करने वाला है। पहले किसी के पास कोई ऑप्शन बहुत सारे थे कि भाई हम नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब जब आपने उसके घर घर से एक बेगुनाह को मार दिया है, तो वो क्या करे, कहाँ ज्वाइन करे, मैं और आप क्या करते? ये बात किसी मजलूम पर हिंसा करने से पहले ताकतवर को सोचनी होगी। हमें दुनिया को दोबारा अमन पसंद बनाना है। पॉइंट नंबर 16, एलिमिनेटिंग एन एमिनेंट थ्रेट। एक तत्कालिक खतरे को खत्म करना। क्या पता वो खतरा नहीं था। जब तक खमैनी साहब वहां जिंदा थे, उनके खिलाफ कुछ लोगों की आवाजें उठती थी क्योंकि वो उठने देते थे, वो मॉडरेट थे। लेकिन अब पूरे ईरान में देशभक्ति के फीवर ने उठ रही डेमोक्रेटिक आवाजों को भी दबा दिया। कहाँ तो आप एक पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बदलने चले थे एक मॉडरेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कहाँ आपने उस एडमिनिस्ट्रेशन में हर मॉडरेट एलिमेंट को अब खत्म कर दिया और IRGC के हाथ में हमेशा के लिए क़यादत दे दी। कहाँ तो आप डेमोक्रेसी लाने आए थे, कहाँ तो अब आप डेमोक्रेसी का बेड़ा गर्क करके सब कुछ उठाकर किसी एक के हाथ में दे चुके। ट्रंप बोलते रहे कि हमने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करवा दिया, हकीकत कुछ और है। अब न्यूक्लियर पावर उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। हमने उनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज को डिग्रेड कर दिया, हकीकत तो कुछ और है। अभी तो सिर्फ ड्रोन से वो आपके इंटरसेप्टर्स को खाली करवाने में उसने अपनी झलक दिखलाई है। क्या पता उसकी कितनी मिसाइल कैपेबिलिटीज। और सुनिए ना, अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा इन सब चीजों का एक देश है जिसने ना एक गोली चलाई, ना एक फौजी भेजे, और सबसे ज्यादा उसने कमाया है। उसकी कमाई डबल हो गई। वो कैस्पियन सी के थ्रू अपने जहाजों का रडार बन करके मिसाइल बनाने वाले, छोटे ड्रोन्स बनाने वाले कंपोनेंट्स खुद रशिया से, और रशिया के इन पानी के जहाजों में कार्गो के साथ चाइना से ईरान को दे रहा है। वो चाहता है कि 6 महीना और चल जाए ये लड़ाई, क्योंकि उसने इतना कमाया है कि अगर 6 महीना और चल गई तो वो वापस दुनिया का सुपर पावर होगा। और उसने कसम खाई है, मैं सबसे पहले AI में और नैनो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करूंगा। वो रशिया है। तो कहाँ तो आप गए थे भाई इनको कमजोर करने, कहाँ इन्हें ताकतवर करके आपने कर दिया। और आपको पता ही नहीं आप वहां क्यों गए थे, है ना। स्टीव विटकॉफ कहते हैं, आई डोंट नो हम यहाँ क्यों आए। ठीक है, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मिडिल ईस्ट का भविष्य इनके हाथ में नहीं है। अब इन किसके हाथ में? ईरान और IRGC के हाथ में है। वीडियो लंबा हो गया है, चलिए अगले वाले पे ले चलो जहां आप समझेंगे कि क्या हो रहा है।